हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं बैक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4 एंड लॉज ऑफ मोशन। और इसके हम करेंगे क्वेश्चन 11 से 17 तक जो बचे हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 से 10 का एक वीडियो बनाया हुआ है अलग, अब बचे हुए क्वेश्चन हम एक साथ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो कभी भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ये ट्रक है और आप उसको पुश कर रहे हो, ठीक है। तो आपने ट्रक को पुश किया तो ट्रक आपको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से पुश करेगा, ठीक है। और न्यूटन्स थर्ड लॉ कब एप्लीकेबल है? अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। सेम ऑब्जेक्ट अगर होता है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे दिया है, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया तो ऑब्जेक्ट आपको रिएक्शन देगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव। आपने उसको फोर्स लगाया, ठीक है, लेकिन उसका मास बहुत ज़्यादा है तो वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जितना फोर्स आपने लगाया उतना वो भी लगा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। आगे है, अ स्टूडेंट जस्टिफाइज दिस बाय आंसरिंग दैट द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। ये जो दो फोर्सेस हैं ये कैंसिल आउट हो गए, ऐसा कह रहे हैं। कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव। तो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे, कैंसिल कब होंगे? जब सेम ही ऑब्जेक्ट पे दोनों फोर्सेस लग रहे हैं। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से आपने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। एक ही ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स है। मैंने माइनस लिख दिया क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस। दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। लेकिन ये कैंसिल कब हो रहे हैं? जब सेम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहे हैं। लेकिन अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लग रहे हैं तो वो कैंसिल नहीं होते। इसने ट्रक पे फोर्स लगाया, फोर्स exerted by first object on second will be equal to force exerted by second object on first, लेकिन opposite in direction, ठीक है। फोर्सेस क्या होंगे? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कैंसिल नहीं होंगे। कैंसिल कब होंगे? जब फोर्स सेम ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तब कैंसिल होंगे। अगर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स कैंसिल नहीं होंगे। तो स्टूडेंट ने जो जस्टिफिकेशन दिया था वो गलत था, इनकरेक्ट था। उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, जस्टिफिकेशन इज इनकरेक्ट। Two equal and opposite forces cancel each other if they act on the same body. क्लियर है? सेम बॉडी पे जब फोर्सेस लग रहे हैं तब वो कैंसिल हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ये एक्शन फोर्स, ये रिएक्शन फोर्स, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। बट दे बोथ एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक मैन है और एक आप हो और एक ट्रक है, अलग अलग बॉडीज है। हेंस दे कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। इक्वल एंड अपोजिट है लेकिन कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि अलग अलग बॉडीज पे लगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा इन्होंने, एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव। आपने फोर्स लगाया लेकिन ट्रक मूव नहीं किया। आपने जितना फोर्स लगाया उतना ही फोर्स से ट्रक ने आपको बैकवर्ड रिएक्शन दिया। आपने एक्शन किया, ट्रक ने रिएक्शन दिया, इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन फिर भी ट्रक मूव क्यों नहीं किया? क्योंकि जो आपने फोर्स अप्लाई किया है उसके अगेंस्ट में एक फ्रिक्शनल फोर्स भी आ रहा है। ये आपका ट्रक, ठीक है, आपने जब ऐसे फोर्स लगाया तो ये ग्राउंड ले लेते हैं हम। ग्राउंड से एक फ्रिक्शनल, ये है अप्लाइड फोर्स, एफ ए मैंने लिखा है अप्लाइड फोर्स, ठीक है। जब हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो ट्रक क्यों नहीं मूव किया? क्योंकि अप्लाइड फोर्स इज लेस देन फ्रिक्शनल फोर्स। अगर आप यहाँ पर आपकी जगह बहुत कोई एक क्रेन या कोई एक ऐसी चीज़ जो ट्रक को मूव कर सकती है, ऐसी चीज़ ले आते और वो फोर्स लगाती फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा तो ट्रक मूव होता। लेकिन यहाँ पर ट्रक मूव क्यों नहीं किया? क्योंकि जो आपने फोर्स अप्लाई किया है वो फ्रिक्शनल फोर्स से कम है। ट्रक डज नॉट मूव बिकॉज अप्लाइड फोर्स इज लेस देन फ्रिक्शनल फोर्स। सो क्लियर है? एफ ए मैंने लिखा है अप्लाइड फोर्स और स्मॉल एफ को लिखा है फ्रिक्शनल फोर्स। आप स्टेटमेंट बना देना, मैंने उसको शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 12, अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम। आपको दिया है मास ऑफ हॉकी बॉल इज 200 ग्राम, ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसकी वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड, इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट along its original path with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉल जा रही है आगे, ठीक है, जिसका मास है 200 ग्राम, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये हॉकी स्टिक से, ठीक है, स्ट्राइक करेगी और क्या होगा? रिटर्न हो जाएगी
5 मीटर पर सेकेंड से। समझ में आ गया डेटा? एक हॉकी बॉल है, आगे जा रही है कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड से, उससे स्ट्राइक करके रिटर्न होगी 5 मीटर पर सेकेंड से। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, बस इतना ही फाइंड करना है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय हॉकी स्टिक। तो अब देखो मैग्नीट्यूड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो यहाँ वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। चलो अब करते हैं हम चेंज इन मोमेंटम। देखो P होता है मोमेंटम, ठीक है? अगर P इनिशियल लेंगे तो P इनिशियल, I मैंने लिखा इनिशियल के लिए, तो क्या होगा? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, P फाइनल, F फॉर फाइनल, P फॉर मोमेंटम, F फॉर फाइनल, फाइनल वेलोसिटी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ से क्या होगा? आप चाहें तो डेल्टा P की जगह चेंज इन मोमेंटम ही लिख लो। चेंज इन मोमेंटम विल बी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, P फाइनल माइनस P इनिशियल, ठीक है? इसको P1 P2 भी लिख सकते हैं, कैसा भी जैसा चाहे लिख सकते हैं। फाइनल मोमेंटम इज mv, इनिशियल मोमेंटम इज mu, m कॉमन v माइनस u, ठीक है? वैल्यूज लेंगे हम। मास है 200 ग्राम, तो सबसे पहले 200 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ पे ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करना है, स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका जो फैक्टर होता है उसे डिवाइड करते हैं, ठीक है? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1/5, 2 1 2, 2 5 10, ठीक है? तो मास है 1/5, फाइनल वेलोसिटी इज 5, इनिशियल इज 10। अब साइन क्या मैंने सही लिखे? साइन देखो, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है तो हम साइन लेंगे यहाँ पर। अगर आप ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, नॉर्मली हम ये पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, तो ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव होगा, मतलब अगर u प्लस 10 है तो v कितना होगा? माइनस, ठीक है? तो v है -5, क्लियर? अब -10 -5 -10 कितना हो गया? यहाँ मैं लिख रही हूँ चेंज इन मोमेंटम, -15, सो 5 3 15, माइनस में आ गया kg मीटर पर सेकेंड, यूनिट आ गई। अब इन्होंने पूछा है मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर माइनस साइन क्या शो कर रहा है वो भी बता देती हूँ। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो हमारा डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम है वो इसके डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और चेंज इन मोमेंटम हमें मिला नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है? इसका मतलब जो फाइनल मोमेंटम है उसका डायरेक्शन क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है? नेगेटिव मतलब फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इसका क्या है? जो फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मॉडुलस, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आपको देगी। तो ये हो गया 3 kg मीटर पर सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम का मॉडुलस है मैग्नीट्यूड, मॉडुलस मीन्स मैग्नीट्यूड। चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या है? 3 kg मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ पर एडिशन में अगर सिर्फ पूछते मैग्नीट्यूड ना पूछ के सिर्फ पूछते चेंज इन मोमेंटम, तो आप क्या लिखते? 3 kg मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फाइनल वेलोसिटी, ठीक है? जो फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन होता, लेकिन ये अभी इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, तो हम एक्स्ट्रा से बता रहे हैं, जरूरी थोड़ी कि यही है एग्जाम में, हमें तो सब आना चाहिए, ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फाइनल वेलोसिटी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, मास ऑफ बुलेट दिया आपको 10 ग्राम, ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है 150 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड्स। तो आपके पास एक सपोज एक ब्लॉक है और एक बुलेट ऐसे जा रही है, वहाँ पे जाके, ठीक है, उससे स्ट्राइक करके इट कम्स टू रेस्ट। और द वुडन ब्लॉक कैसा है? स्टेशनरी, ये स्टेशनरी है, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है। u1 v1 ले लेते हैं, और ये तो हो गया बुलेट, और ब्लॉक के लिए u2 0 है। इनिशियल स्टेशनरी दिया ना, स्टेशनरी ब्लॉक, ठीक है? स्टेशनरी ब्लॉक मीन्स उसकी वेलोसिटी 0 है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। ये जो बुलेट है ये इसके अंदर कितना जाएगी, कितना पेनिट्रेट करेगी,
कितना डिस्टेंस पेनिट्रेट कर लेगी ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन फाइंड करना है आपको, एस फाइंड करना है, और ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन द बुलेट। फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन बुलेट भी आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर दो चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। तो गिवन डेटा क्या है हमारे पास, मास है बुलेट का m1 ले लें। अच्छा इसका मास दिया है क्या? ब्लॉक का मास, ब्लॉक का कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ बुलेट का ही सब कुछ है। तो बुलेट की इनिशियल स्पीड है, फाइनल स्पीड है और टाइम है। तो क्या हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बुलेट का? a = v - u/t। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v - u/t 0.03। यहाँ पर u इसकी शायद u2 की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे 0 माइनस एनीथिंग है तो 0 हम हटा दें, ठीक है। ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 2 0 आ जाएंगे, कैंसिल करते हैं। 3 5 = 15 और एक 0 आ गया, -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया। तो फोर्स क्या होगा? फोर्स होता है ma, ठीक है। मास कितना है? 10 ग्राम। ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट किया अपॉन 1000 करके, और एक्सेलरेशन है -5000। 3 0 से 3 0 कैंसिल, कितना आ गया? -15 न्यूटन। तो ये फोर्स भी आ गया। हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर नेगेटिव साइन हमें क्या शो कर रहा है कि जो ब्लॉक है उसको ऐसे फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बुलेट, ठीक है। नेगेटिव साइन मतलब कि अपोज कर रहा है ना उसको, बुलेट ऐसे जा रही है और फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ने उसको ऐसे फोर्स लगाया, तभी ये नेगेटिव आया। क्लियर? अभी पूरा नहीं हुआ हमारा, ये निकल गया फोर्स। अब हमें डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन निकालना है, कितना पेनिट्रेट हुई। तो डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन निकालने के लिए S = न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं और थर्ड भी यूज कर सकते हैं। सारा डेटा आपके पास है, बताओ। सेकेंड लगा दें, ut + ½ at²। इनिशियल वेलोसिटी इज 150, टाइम इज 0.03 + 1/2 इंटू एक्सेलरेशन इज -5000 इंटू टाइम का स्क्वायर, 0.03 इंटू 0.03, ठीक है। सॉल्व करें। ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15 3 = 45/10। कैंसिल मत करना, डेसिमल लगाएंगे। यहाँ पर 2 25 = 50 और ये 2 0, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2500 इंटू ये डेसिमल हटा दे और ये वाला भी डेसिमल हटा देते हैं। तो आ गया 3/100 इंटू 3/100, ठीक है। ये हो गया 4.5। आप कैंसिल मत करो, सीधा 45.10 है तो 4.5 माइनस ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 25 इंटू 3 3 = 9/100। अभी भी कैंसिल मत करना, वैसे तो 25 4 = 100 होता है, लेकिन बिना कैंसिल किए जल्दी आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 = 45, 4 कैरी किया, 9 2 = 18, 19 और 22/100, 2 to 5/100, ठीक है। तो कितना हो गया? 4.5 माइनस 2.25, कितना आ जाएगा? 2.25 डिस्टेंस मीटर। सो फाइनली कितना डिस्टेंस पेनिट्रेशन का हुआ? ये जो बुलेट है कितना पेनिट्रेट की ब्लॉक में? 2.25 मीटर, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg traveling in a straight line. Mass is 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second. Initial velocity इसकी दी है 10 meter per second. Collides with and stick to a stationary wooden block. तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, ठीक है। m1 ले लें और इसकी वेलोसिटी u1, और यहाँ पर एक ब्लॉक है स्टेशनरी वुडन ब्लॉक जिसका मास दिया है कितना है? 5 kg। m2 इज 5 kg और ये स्टेशनरी है, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, वो स्ट्राइक करता है दूसरे एक ब्लॉक से जिसका मास है 5 kg और वो स्टेशनरी है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ कोलिजन वाला केस है, ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रहे हैं। जब भी ऑब्जेक्ट्स में कोलिजन हो
और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो तो हम यूज़ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये जो नई बुक्स अब आजकल आ गई हैं इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम शायद नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन उन्होंने हटाना भूल गए, तो कोई बात नहीं, हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला बता देती हूँ। बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम total initial momentum is same as total final momentum provided no external unbalanced force is acting on the object. Sum of momenta before collision is same as sum of momenta after collision. इसको हम ऐसे समझते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एक u1 वेलोसिटी से जा रहा है, एक u2 वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मास m1 है, इसका मास m2, ये बिफोर की सिचुएशन है। फिर ये कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा, ठीक है। कोलिजन में सपोज कुछ ऐसा भी हो गया, डिस्टॉर्शन भी हो गया, जो भी हुआ टी डेल्टा टी टाइम के लिए, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए उनमें कोलिजन हुआ, इसके बाद वो वापस सेपरेट हो गए और अपनी अपनी अलग अलग वेलोसिटी से जाने लगे। सपोज एक ऑब्जेक्ट v1 से जाने लगा, दूसरा ऑब्जेक्ट v2 से जाने लगा, ठीक है। तो बिफोर और ये आफ्टर, जैसे जिम जाते हैं ना, बिफोर ऐसे और आफ्टर ऐसे चलो बिफोर कोलिजन m1 m2 के मासेस की वेलोसिटी है u1 u2 और आफ्टर कोलिजन है वेलोसिटीज v1 v2। तो मोमेंटा, टोटल मोमेंटा बिफोर कोलिजन, मोमेंटम तो हमने पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो मोमेंटा बिफोर कोलिजन क्या होगा, मोमेंटम होता है सिंगुलर और मोमेंटा होता है प्लूरल। तो टोटल मोमेंटा बिफोर कोलिजन कितना होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 होगा। इनिशियल मोमेंटम होगा m1 u1 प्लस m2 u2 और फाइनल क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। समझ में आ गया ये बिफोर आफ्टर वाली केस। तो फाइनल मोमेंटम इज m1 v1 प्लस m2 v2। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक बहुत ही जनरल फॉर्मूला है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि वो स्टिक हो गई, यही बोला है ना, दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। कोलिजन के बाद वो अलग अलग नहीं जा रहे अपनी अपनी वेलोसिटी से, दोनों एक साथ जा रहे हैं। तो कोलिजन के बाद क्या होगा, ये बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है और यहाँ पर कोलिजन के बाद वो उस पर स्टिक हो गई, ये आपका m2 था और m1 भी इसी में अंदर घुस गया है और ये कंबाइंड वेलोसिटी से जा रहे हैं, ठीक है। वो उसमें घुस गया और कंबाइंड वेलोसिटी से वो अब जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों की वेलोसिटी v है, m1 की वेलोसिटी v और m2 की वेलोसिटी v है आफ्टर कोलिजन। अब हम इसमें एक स्टेप और करते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू, इसमें से v कॉमन ले लें तो m1 प्लस m2 लिख सकते हैं। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है m1 u1 प्लस m2 u2 और फाइनल कितना है m1 प्लस m2 इंटू v। क्यों किया, क्योंकि वेलोसिटी कॉमन इन्होंने दे दी कि वो स्टिक हो गए और एक साथ जाने लगे, तो कंबाइंड वेलोसिटी हमें फाइंड भी करनी है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। तो हमें p इनिशियल निकालना है, p फाइनल निकालना है, इनिशियल और फाइनल, और फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीज़ें हमें फाइंड करनी है, ठीक है। मास कितना है 1 kg, उसकी वेलोसिटी है 10 प्लस दूसरे का मास 5 और उसकी वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे मासेस को और इनटू कंबाइंड वेलोसिटी। यहाँ पे ये तो 0 हो गया, 10 इक्वल टू 6v, ठीक है। तो यहाँ से इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया, 10 आ गया। इनिशियल मोमेंटम इज 10 kg मीटर पर सेकेंड, और जितना इनिशियल होता ही फाइनल होगा, यही तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम भी 10 kg मीटर पर सेकेंड और यहाँ से कंबाइंड वेलोसिटी निकाल लेते हैं, v इक्वल टू 10/6, 2 3 2 5 5/3, v इक्वल टू 5/3 दैट इज 3 1 3 6 6 6, तो 6 7 लिखते हैं राउंड ऑफ करके। तो ये आ गई कंबाइंड वेलोसिटी भी आ गई 1.67 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो यहाँ पे आपने एक साथ कर दिया। यहाँ से जो लेफ्ट साइड थी मोमेंटम बिफोर कोलिजन 10, और क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा, तो फाइनल मोमेंटम भी वही है। तो जो 10 आया वही 10 भी रहेगा और v वही फाइनल भी रहेगा जो इनिशियल है, और फाइनल वेलोसिटी कंबाइंड वेलोसिटी हमने निकाली यहाँ से, क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर 15। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, mass of object is 100 kg, is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second
इनिशियल वेलोसिटी दी है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल दी है 8 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया है कितना 6 सेकेंड्स। कैलकुलेट इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो हमें इनिशियल मोमेंटम निकालना है, पी इनिशियल, पी फाइनल और फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ उसकी पॉजिटिव वैल्यू देनी है, मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देनी है डायरेक्शन के बिना, हम डायरेक्शन भी समझ लेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम विल बी मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, बहुत सिंपल है, मास कितना है 100, इनिशियल वेलोसिटी 5 आ गया, 5 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल मोमेंटम विल बी मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू ये मास, ये फाइनल वेलोसिटी आ गया 800 kg मीटर पर सेकेंड। हो गए दो पार्ट। अब पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब फोर्स निकालने के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों बता देती हूँ। फोर्स का फॉर्मूला एक होता है MA, F इक्वल टू MA, ठीक है, और दूसरा होता है, दोनों सेकेंड लॉ से, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, यही है ना, यही है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो हम दोनों से निकाल सकते हैं, मैं पहले यहाँ पर F इक्वल टू MA से निकाल के दे रही हूँ, इन तीनों से हम A निकाल सकते हैं, A इक्वल टू B माइनस C अपॉन T, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन T, ठीक है, 3/6 दैट इज 1/2 0.5। एक्सेलरेशन आ गया, मास आपके पास है तो फोर्स निकाल सकते हैं, MA मास था 100 और एक्सेलरेशन 0.5, डेसिमल हटाओगे 50 न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स 50 न्यूटन का आ रहा है। अब इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, मैं दूसरे मेथड से भी बता देती हूँ। फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा बी मैंने लिखा है चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है 800, इनिशियल कितना है 500 और टाइम कितना है 6, ठीक है। सॉल्व करेंगे 800 माइनस 500, 300/6, 6 5 30, ठीक है। आप चाहे जिससे निकालें, मैंने दोनों मेथड बता दिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है, आंसर उतना बड़ा नहीं रहेगा। किरण एंड राहुल वर राइडिंग इन अ मोटर कार दैट वाज मूविंग विद हाई वेलोसिटी ऑन एन एक्सप्रेसवे। तो आपकी कार है, ठीक है, एक्सप्रेसवे पे बहुत हाई स्पीड से जा रही है। When an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen, तो यहाँ पर एक इंसेक्ट स्टक हो गया, ठीक है। अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन। किरण सजेस्टेड दैट, किरण ने क्या बोला, इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ मोटर कार। दो ने क्या बोला, किरण ने बोला कि ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम हुआ, किसका, इंसेक्ट सफर्ड ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। किरण ने बोला कि जो इंसेक्ट है उसमें चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा आया, इंसेक्ट का चेंज इन मोमेंटम इज मोर देन दैट ऑफ मोटर कार, ऐसा किरण ने बोला, ठीक है। आगे देखते हैं। अख्तर ने क्या बोला, सेड दैट सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विद लार्ज वेलोसिटी, मोटर कार की वेलोसिटी ज़्यादा है। अख्तर ने बोला कि मोटर कार की वेलोसिटी, यहाँ लिखते हैं, मोटर कार की वेलोसिटी ज़्यादा है, ऊपर एरो मतलब ज़्यादा। इट एक्सर्टेड अ लार्ज फोर्स ऑन द इंसेक्ट, ज़्यादा वेलोसिटी तो लार्ज फोर्स लगा, ऐसा अख्तर ने बोला। एंड एज अ रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड। राहुल while putting an entirely new explanation said that both the motor car and insect experience the same force and same change in momentum। ये तो हो गया सेकंड पर्सन ने बोला। अभी थर्ड पर्सन ने क्या बोला, दोनों का चेंज इन मोमेंटम सेम रहा, इंसेक्ट का भी और कार का भी, यही बोला। बोथ मोटर कार एंड इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स, दोनों ने सेम फोर्स एक्सपीरियंस किया, इंसेक्ट ने भी और कार ने भी सेम फोर्स एक्सपीरियंस किया और सेम चेंज इन मोमेंटम। कमेंट ऑन दी सजेशंस। तो किसने सही बोला, किसने गलत बोला, क्या लगता है आपको? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है और दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं तो मोमेंटम कंजर्व होता है, मींस टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज सेम एज टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
प्रोवाइडेड कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा और ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो यहाँ पे ये हम आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं, मोटर कार और इंसेक्ट का एक आइसोलेटेड सिस्टम है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली जितना मोमेंटम पहले था उतना मोमेंटम बाद में होगा, या चेंज इन मोमेंटम इंसेक्ट का और चेंज इन मोमेंटम मोटर कार का सेम होगा। दूसरा तरह से चेंज इन मोमेंटम इंसेक्ट का होगा, इंसेक्ट की कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी और इंसेक्ट की कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, कुछ मास होगा, तो चेंज इन मोमेंटम इंसेक्ट का कुछ होगा। ऐसे ही कार का भी चेंज इन मोमेंटम कुछ होगा। तो चेंज इन मोमेंटम इंसेक्ट का विल बी सेम एज चेंज इन मोमेंटम कार का। ठीक है, ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के दो तरीके बता दिए मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किरण ने बोला कि इंसेक्ट ने ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम सफ़र किया, तो ये तो सीधा गलत हो गया, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली सेम होना चाहिए, चेंज इन मोमेंटम सेम होना चाहिए। इंसेक्ट का जो चेंज इन मोमेंटम आया उतना ही चेंज इन मोमेंटम कार का होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, किरण सजेशन इज इनकरेक्ट एज चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, दैट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ इंसेक्ट मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ दैट ऑफ कार। मतलब चेंज इन डेल्टा पी होता है मोमेंटम, डेल्टा पी मतलब डेल्टा मतलब चेंज इंसेक्ट का और कार का सेम होना चाहिए था, लेकिन किरण ने ऐसा बोला इसलिए ये इनकरेक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद राहुल ने जो बोला, राहुल ने नहीं अख्तर, किरण के बाद कौन था अख्तर, अख्तर ने ये बोला कि वेलोसिटी ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, लेकिन फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट लगता है न्यूटन थर्ड लॉ से। ठीक है, तो फोर्स ज़्यादा लगेगा नहीं, फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कोलिजन हो रहा है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो जो सेकंड पर्सन था अख्तर उसने भी गलत बोला। ठीक है, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत, ये भी गलत है, सॉरी, हाँ इसको टिक करना चाहिए हमें, ये सही है ये गलत है। अब राहुल ने क्या बोला, राहुल ने बोला कि दोनों ने बोथ इंसेक्ट एंड मोटर कार एक्सपीरियंस सेम फोर्स एंड सेम चेंज इन मोमेंटम। यस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही तो है कि दोनों विल एक्सपीरियंस, बोथ विल एक्सपीरियंस सेम चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो राहुल ने सही बोला, लेकिन यहाँ पर इफेक्ट तो अलग अलग आया, इंसेक्ट डाइड और कार को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसा क्यों, उसको हमने यहाँ पे दिया, एक्सप्लेन किया। इंसेक्ट डाइड बिकॉज इट वॉज अनेबल टू बियर द लार्ज फोर्स ड्यू टू स्मॉल मास। फोर्स दोनों एक दूसरे पे सेम लगाएंगे, दोनों सेम फोर्स लगाएंगे, लेकिन मास ऑफ इंसेक्ट बहुत बहुत कम है एज कम्पेयर टू मास ऑफ कार। ठीक है, तो वो इट विल सफर, इंसेक्ट विल सफर ग्रेटर फोर्स बिकॉज ऑफ स्मॉल मास। ठीक है, एंड लार्ज चेंज इन मोमेंटम, जो लार्ज फोर्स है और लार्ज चेंज इन मोमेंटम है दोनों में सेम रहेगा, लेकिन इंसेक्ट का मास कम है, सो इंसेक्ट डाइड। क्लियर? मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन, हाउ मच, क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल ऑफ मास 10 kg, डम्बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। एस दिया है 80 सेंटीमीटर, एक डंबल है और वो 80 सेंटीमीटर नीचे गिरेगा तो फ्लोर को कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, ये पूछा गया है। टेक जी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, वो जी, और जी 9.8 की जगह इन्होंने बोल दिया 10 लेने का। ठीक है, मगर नीचे गिरा तो माइनस में होगा, वो अभी हम देख। अच्छा देखो, अगर आप ऊपर जा रहे हो जी तो हमेशा नीचे लगेगा, तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है, तब जी नेगेटिव होगा। अभी डम्बेल भी नीचे आ रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लगती है। ठीक है, मोशन ऐसा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ऐसी ही है, इसलिए प्लस। अगर आपने ऐसे थ्रो किया होता डम्बेल को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा ऐसे लगेगी, तब जी नेगेटिव होगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर हमें दिया है डम्बेल ड्रॉप हुआ है ना, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी से तो नहीं थ्रो किया हमने, तो इनिशियल उसकी 0 होगी, कुछ नहीं दिया मतलब 0 होगी, तो एस जी और यू है, तो क्या हम इससे फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 इंटू ए इंटू एस, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि ऐसा यूनिट में हमें लेना होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, हाँ सेंटीमीटर से मीटर है, स्मॉल टू बिग यूनिट में हम उस फैक्टर से डिवाइड करते हैं। ठीक है,
80/100 वैल्यूज डाल दी हमने, ये तो 0 हो गया, इसको छोड़ देते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 8 जा 16, v स्क्वायर इज 16, सो वी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 16, दैट इज नेगेटिव साइन हम नहीं लेंगे, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे हमें सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन, जी भी उसी डायरेक्शन में है, मोशन भी उसी डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी पॉजिटिव मिलेगी। सो v इज 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड क्या करना था, मोमेंटम कितना ट्रांसफर किया, तो मोमेंटम इज मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। अरे ये तो बहुत इजी निकला क्वेश्चन। हाँ, यूनिट का ध्यान रखेंगे, ये आ गया मोमेंटम ट्रांसफर टू द फ्लोर, kg मीटर पर सेकेंड में।